जैसे इस दौर में कभी आपको गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आया है, ऐसा हुआ? सारे लोग सरयू की धरती लाल हो गई, उसको लाल करने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। सनातन बोर्ड को लेकर देवकी नंदन जी का एक संगठन का वहाँ बहुत सारे महात्मा लोग इकट्ठे हुए और वो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बने। सवाल तो जरूर बनता है, क्योंकि जब मेरे घर पर कोई दावत होती है तो मैं व्यक्तियों को लिमिट में बुलाता हूँ। तो भाजपा ने ऐसा क्यों किया कि अनलिमिटेड लोग वहाँ पहुंचे और ये इतना भगदड़ हुआ? दिखाते थे ना, उनकी कलाई खुल गई। वो जब लोकसभा में उनके सांसद लिए हुए थे तो पता पड़ा केवल जल्दी थी, अंदर तो पन्ने थे ही। ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा जातिगत राजनीति करती है या हिंदुत्व की राजनीति करती है? ऐसा भी मानना है विपक्ष का? उनके हाथ से चली गई है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश पे इनका आधिपत्य है, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी इतना नीचे गिर गए हैं राजनीति की। शायद ये भी नजर आया कि जो भी न्यूज़पेपर के संस्थान थे, ऑफिसें थी जहाँ से अखबार प्रिंट होता था, उन सब की लाइट काट दी गई। इमरजेंसी के दौरान सब कुछ बंद कर दिया। जो मौतों का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या गंगा जी में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी? अभी अवधेश सांसद अवधेश जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो रोते हुए कहते हैं कि बेटी के साथ अत्याचार हुआ है और अब उसका न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे आज रोना आ रहा है। क्या ऐसे नौटंकी बात बहुत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार खबर एक्सपर्ट तैयारियों में था। आज वो शुभ दिन आ ही गया है जब हमारे बीच हमारे पहले पॉडकास्ट में भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान, पूर्व विधायक, हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज उनसे वो बातें करेंगे जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में छाई हुई हैं। वो महाकुंभ हो या उनकी जर्नी किस तरीके से शुरुआत रही, शिक्षा कैसे रही और वो राजनीति में कब एंटर किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब आपका खबर एक्सपर्ट के इस पॉडकास्ट में। तो स्पेशल तौर पर हम लोगों ने आपको आह्वान किया। मैं इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए आप पहले से दो शब्द बोल दें, क्योंकि हमारी शुरुआत है और उसके लिए शुभकामनाएं आपकी। निश्चित रूप से खबर एक्सपर्ट जो भी समाचार दिखाता है वो समाज की जो सत्यता है उसको ही दर्शाता है। और अब जब नया कलेवर लेके एक बार खबर एक्सपर्ट आपके बीच में आएगा तो मुझे लगता है कि एक अलग तरह के समाचार, एक अलग तरह का जो बड़े चैनल्स इस तरह से अपने कार्यक्रमों को दिखाते हैं, उस तरह से खबर एक्सपर्ट भी उसी श्रेणी में आएगा। मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि एकदम प्रगति की ओर आप अग्रसर हों और हमारे तमाम सारे दर्शकों को भी उसका लाभ मिले। जी भाई साहब, मेरा पहला सवाल आपकी शिक्षा से संबंधित और आपकी जर्नी से संबंधित है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कौन से एंगल से की और कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? दादा, शिक्षा तो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से शुरू होके RBS कॉलेज आगरा और आगरा कॉलेज से LLB करी मैंने। ठीक है। तो शिक्षा का तो ये माध्यम रही, ये विद्यालय। और उसके बाद वकालत भी काफ़ी टाइम तक करी, लगभग 10-12 साल तक मैं प्रैक्टिस भी करी। जहाँ तक राजनीतिक शुरुआत की बात है, पिता के कारण से तो हम लोग संगठन के काम को करा ही करते थे, क्योंकि पिता तो सन 48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा तब जेल गए, इमरजेंसी में जेल गए। ठीक है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन से मेरी सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई। ठीक। राम मंदिर आंदोलन में जब गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से फिर लगातार सक्रियता मेरी बनी रही। मैं सबसे पहले युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष, हमारे यहाँ उस समय एक विधानसभा में 2 मंडल हुआ करते थे, तो एक मंडल का मैं पूर्वोत्तर मंडल का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का। और उसके बाद युवा मोर्चे का महानगर उपाध्यक्ष, आगरा का अध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र का प्रभारी युवा मोर्चा, प्रदेश का उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का, फिर भारतीय जनता पार्टी का 2006 में जिला अध्यक्ष बना। और 2008 से फिर मैं लगातार 12 तक 4 वर्ष लगभग क्षेत्र में महामंत्री के रूप में काम करता रहा। और फिर मैं प्रदेश का मंत्री भाजपा का बना। 2017 से 22 तक मैं विधायक रहा और फिर 23 में अब मैं आज प्रदेश महामंत्री के रूप में संगठन का काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो संस्कार, जो सब कुछ मिला पिता से, उसी कारण से राजनीति में रुझान तो था ही। लेकिन और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने भी
मुझसे कहा कि तुमको इसमें काम करना चाहिए, तो मैंने उसको किया। जी। अच्छा भाई साहब, जैसे इस दौर में कभी आपको गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आया है, ऐसा हुआ क्या? हाँ, 1998 में मैं और एक मेरे मित्र धर्मेंद्र शर्मा, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं आरटीओ में, उनकी सर्विस लग गई और मेरे को लगने के बाद मैं नहीं गया, क्योंकि उस समय मैं युवा मोर्चे का आगरा का अध्यक्ष बन गया और तमाम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन उसमें करते रहते, मतलब वो पूर्ण रूप से, एक तरह से पूर्णकालिक रूप से मैंने संगठन के काम को किया है और आज भी उसी रूप में पूर्णकालिक रूप से संगठन का काम मैं करता हूँ। जी। तो सरकारी नौकरी का निश्चित रूप से मेरे को मौका था। पॉलिटेक्निक भी मैंने एक बीच में, पर उसको भी छोड़ दिया। ठीक है। कि रुझान थोड़ा सा, जो आसपास का वातावरण था वो राजनीतिक था, तो थोड़ा सा रुझान उधर भी था। और माननीय विकल जी जो हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, वो राजनीति में मुझको, उन्हीं ने मुझसे कहा कि राजनीति में आना चाहिए और मैं आया उसके बाद में। हालांकि पिता के कारण हम लोग सब संगठन, जैसे बसें भरनी है, कहीं जाना या आंदोलन प्रदर्शन में जाते थे, लेकिन 90 में जब मेरी गिरफ्तारी हुई उस आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद से फिर सक्रिय भूमिका में लगातार में रहा और सीढ़ी दर सीढ़ी काम करते हुए, संगठन की सेवा करते हुए, जो भी आंदोलन मिले, जो भी धरना मिला, प्रदर्शन मिला, चुनाव का काम मिला, जो भी काम मिला। अब सत्ता में आने के बाद थोड़ी भूमिका बदलती है, तो वो जो भी काम संगठन देता है, जो भी अभियान मुझको देता है, जो भी काम देता है, उसको लगातार मैं कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आपके ज़माने में राम जन्मभूमि आंदोलन भी रहा होगा, ऐसा उसमें क्या विशेष रहा था कि उस दौरान गोलियां भी चली और राम भक्तों को सरयू नदी में भी बहाया गया? वो तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं और जो अयोध्या में हुआ, उसके अलावा हर जनपद में जो कुछ हो रहा था उस समय, पूरा वातावरण राममय हो रहा था। सब लोग जानते थे गिरफ्तारी हो सकती है, बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन प्रभु राम के प्रति जो श्रद्धा और आस्था लोगों के अंदर थी, वो उसका ज्वार उमड़ रहा था। मुझे याद है कि हम लोग भी रात भर ये रहता था कि अब झगड़ा हो सकता है उधर से। उस समय बड़ी स्थितियाँ ऐसी थी कि हिंदू मुस्लिम, तो रात भर जाग के रहना और कॉलोनी का, मैं अपने को उस जिस जगह में रहता हूँ वहाँ एक तरह से पहरा देना, तो वो एक वातावरण ऐसा था। फिर राम मंदिर आंदोलन के लिए अनेकों बार हम अयोध्या जाना, कभी लखनऊ में प्रदर्शन होना, कभी दिल्ली में प्रदर्शन होना, तो अनेकों घटनाएं उसमें ऐसी थी। और वो वास्तव में एक सुनहरा पल था जब राजनीति अपनी करवट ले रही थी, जब हिंदुत्व की ज्वार उभरने लगी थी। वो समय था जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए यात्रा की थी, फिर उनको रथ यात्रा की थी, तो उनको बिहार में रोका गया था। उसके बाद से तो आप मान लीजिए कि पूरा देश एक में बिल्कुल राममय हो गया था। ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी अनुभूति हम लोग को रही। हालांकि उसके लिए अनेकों बार आंदोलनों में संघर्ष भी हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ, लाठी भी खाई, गिरफ्तारियां भी हुई, तो वो सब चलता था। लेकिन ये एक मन में संकल्प था कि प्रभु राम लला अपने गर्भस्थल पर ही विराजें, ये लड़ाई रहती थी। तो उसमें बहुत से लोगों ने अपना उसमें त्याग, तपस्या, उनके बलिदान भी हुए, तमाम सारे लोगों के। उसी की परिणति है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर विराजमान है। आज तो आप सब लोगों को खुशी होती होगी कि अयोध्या का काम जो होना चाहिए था वो हो गया है। निश्चित रूप से बहुत खुशी है। और मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 2 माह मुझे जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो वहाँ रहने का अवसर मिला संगठन की ओर से ही, और जो लोग वहाँ आ रहे थे दर्शन करने, उनका सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो निश्चित रूप से जिस दिन राम लला गर्भगृह में विराजे थे, उससे एक दिन पहले भी दर्शन किया, बाद में भी दर्शन किए, तो बहुत ही अलौकिक आनंद था उस समय। जिस दिन रामलला विराजे थे उस दिन तो पूरे विश्व में ऐसा लग रहा था कि दीपावली द्वारा हाँ, दीपावली हो रही थी और लोग इतना ज़्यादा उत्साहित थे, लोग आंसुओं से रो रहे थे। जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिन लोगों ने उस आंदोलन को खड़ा किया, और उसके अलावा भी हिंदू समाज के आंखों में आंसू थे कि वो उस पल को देख रहे थे कि हम लोग कभी कभी सोचते थे कि प्रभु राम अयोध्या में जहाँ जन्मे वहाँ नहीं स्थापित होंगे, क्या हम मक्का मदीना में कहीं रामलला का मंदिर मांग रहे थे? इसके लिए भी हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ा। पर अंत में कहते हैं ना कि विजय सत्य की होती है, तो सत्य की विजय हुई और राम की विजय हुई है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजे हैं
निश्चित रूप से ये सबके लिए गौरव का क्षण था 22 जनवरी 2000। अच्छा भाई साहब, कुछ कार सेवकों पर गोलियां चली, उस दौरान सत्ता में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और उनके कुछ ऐसे बयान भी वायरल हुए कि हमने अपने लोगों को मतलब दिखाने के लिए गोलियां चलाई हैं और हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, ये लोग हमेशा मुसलमानों को वोट के रूप में उपयोग किया, इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी। राम सेवकों पर गोली चली थी, आपको ध्यान हो, तमाम सारे कार सेवक उसमें शहीद हो गए, चाहे वो कोठारी बंधु हों, चाहे गुप्ता हों, अयोध्या के बहुत सारे लोग। सरयू की धरती लाल हो गई, उसको लाल करने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि तभी लोग उनको मुल्ला मुलायम सिंह कहने लगे थे कि वो कहते थे कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा अति भी बुरी होती है। आपको रोकना था, आप रोक सकते थे, गोली चलवाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन जब 6 दिसंबर को हिंदू तरुणाई फिर से जागी 1992 में, और उस समय का तो कुछ ही घंटों में जो कलंक था अपने ऊपर, बाबरी का ढांचा, उसको ध्वस्त कर दिया। तो मुलायम सिंह जी ने हमेशा एक पक्षी बात करी, हमेशा, क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमान मुझे वोट देगा, इसलिए मुसलमानों को, आज भी तथाकथित तमाम सारे नेता हैं जो मुसलमानों के लिए अपने धर्म को भी भूल जाते हैं कि उनके वोट प्राप्त करने के लिए, आज भी तमाम सारे ऐसे नेता हैं। अखिलेश जी खुद कहते हैं कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भाजपा जातवाद की राजनीति कर रही है। मुझे लगता था कि अखिलेश जी तो बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और वो समाज को सबको साथ लेके चलेंगे। सत्ता आई, लेकिन उन्होंने वो उसको गंवा दिया और अब केवल एक ही धर्म की बात करना, हिंदुओं के बारे में, हमेशा हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू आस्थाओं के बारे में उनके खिलाफ टिप्पणियां करना, ये अखिलेश जी को, और मुझे तो लगता है कि उनके इर्द गिर्द जो टीम है वो उनको सही जानकारी नहीं देती कि आप भाई, आप मोदी जी का विरोध करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, योगी जी का विरोध करिए, चलता है, लेकिन आप उसके साथ देश का विरोध करें, धर्म का विरोध करें, ये अच्छी बातें नहीं है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये शोभा भी नहीं देता। उनको चाहिए कि जो वर्तमान में हवा है, जो सत्यता, उसको स्वीकारें। तभी आज स्थितियां ये हो रही हैं कि लोग धीरे धीरे उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा जातिगत राजनीति करती है या हिंदुत्व की राजनीति करती है, ऐसा भी मानना है विपक्ष का? भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात की राजनीति नहीं करी जी। आपने राम मंदिर का आंदोलन जब देखा तो उस समय भी आपने देखा होगा सभी जातियां एक हो गई थी। ठीक है, ना कोई अगड़ा था, ना कोई पिछड़ा था, ना दलित था। अभी आप कुंभ में देख लो, कहीं अगड़ा पिछड़ा दलित कहीं है? कहीं भी नहीं है। तो और मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास का नारा दे के शुरुआत करी, और उसमें केवल जाति ही नहीं, धर्म को भी, अगर सिलेंडर मिला तो हिंदू को मिला तो मुस्लिम को भी मिला, अगर बिजली के कनेक्शन मिले तो हिंदू को मिले तो मुस्लिम को मिले, आयुष्मान योजना का लाभ तो हिंदू से भी ज़्यादा मुस्लिम ने उठाया, और भी अगर सड़क बनेगी, बिजली आएगी, पानी की व्यवस्था होगी तो वो हिंदू को उपयोग करेगा तो मुसलमान भी करेगा। छात्रवृत्ति जो मिलती है उसमें उन्होंने कभी विभेद नहीं किया कि हिंदू को देंगे और मुसलमान को नहीं देंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल उत्तर प्रदेश में तो केवल बेटियों को जब छात्रवृत्ति दी जाती थी तो मुसलमानों को दी जाती थी, और अगर सवर्ण तो छोड़िए, पिछड़ा और दलित के लिए भी नहीं थी। और बेटी तो बेटी एक समान, हिंदू और मुसलमान, तो सबके साथ समान व्यवहार करने का काम मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। अब केवल उनको डराना कि हाय भाजपा आएगी तो खा जाएगी, ये नारा शुरू से था। ये लोकसभा चुनाव में ऐसा भी लगा कि संविधान बदल देगी भाजपा आएगी। अब बताइए, संविधान 2 बार लगातार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब उसको छेड़छाड़ नहीं करी। संविधान में संशोधन होते हैं, बदला नहीं जाता। संशोधन हुए तो जितने भी, केवल मोदी जी के समय में 8 बार संशोधन है, और कांग्रेस के टाइम पे लगभग 75 बार संशोधन किया। सबसे पहले नेहरू जी ने जो अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी उसी पर रोक लगाई। इमरजेंसी का काल आपको याद नहीं होगा, लेकिन इमरजेंसी के काल में तो चाहे मीडिया हो, चाहे लोगों के मौलिक अधिकार हो, चाहे कैसे भी अधिकारों को, न्यायपालिका के अधिकारों तक को उन्होंने
अपनी जंजीरों में जकड़ दिया था, ठीक है। सारा कुछ बदल के रख दिया था, चाहे जिसको उठा के ऐसा था कि तानाशाही थी एक तरह की इंदिरा तानाशाही, गांधी की। तभी तो इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा गया कि तानाशाही उन्होंने करी तो संविधान तो, और हमने कब बदला? हमने बदलाया धारा 370 में निष्प्रभावी करी, 35 निष्प्रभावी करी, ट्रिपल तलाक। तो जो जनता के हित के बातें हैं वो भाजपा ने करी। और राहुल गांधी तो लाल और नीली किताब लेके जो दिखाते थे ना, उनकी कलाई खुल गई। वो जब लोकसभा में उनके सांसद लिए हुए थे तो पता पड़ा केवल जल्दी जल्दी थी, अंदर तो पन्ने थे ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि संविधान है क्या। ठीक है। बाबा साहब तो खुद धारा 370 को समाप्त करना चाहते थे ना, तो अनुयायी बनते तो बाबा साहब का उस सपने को साकार करते। और ये कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब का सबसे ज़्यादा अपमान किया। उनको लोकसभा ना आ पाए, हराने का काम इन लोगों ने किया। वो संविधान सभा में नहीं आ पाए, उसका उन्होंने काम किया। 1951 में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकार को छोड़ दिया था, क्योंकि महिलाओं को अधिकार की वो बात करते थे कि नहीं मिलेगा। और राजीव गांधी ने तो जब नौकरी में आरक्षण की बात थी, ये सब था, तो राजीव गांधी ने तो दलित समाज को मूर्ख कहा था। तो ये लोग तो हमेशा से दलितों के विरोधी रहे हैं। केवल नाटक करना, नौटंकी करना। और भारतीय जनता पार्टी उस समाज को, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, कहीं धर्म के और जात के आधार पर भेद नहीं करती। अच्छा, इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जिस एंगल में आगे बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को अपनाते हुए जा रहे हैं और एक पक्ष के साथ ज्यादा वो कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? नहीं, मुसलमानों को भी पूरे मौके मिलते हैं। अभी IAS IPS बनते हैं, PCS बनते हैं। आप देखिए कितने मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। अगर नहीं बढ़ने दिया जाता तो वहाँ रोके जाते हैं ना। तो तमाम सारे आज कश्मीर के नौजवान IAS IPS हो रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम नहीं, जो योग्य है वो सब बनेगा। और हाँ, ये बात सही है कि आप उसको अगर धर्मनिरपेक्षता कहें कि केवल हिंदुओं को पीटते रहो और देश धर्मनिरपेक्ष है, तो ये तो नहीं चलेगा। हिंदू पिटेगा नहीं, अब हिंदू नहीं पिटेगा। नहीं, हम किसी को ना पीट रहे हैं तो ना हिंदू पिटता रहे तो इनको अच्छा लगता था। हिंदुओं पे अत्याचार होते थे, इनको अच्छा लगता था। वो कहते हैं कि संभल में हिंदू पिट कब रहा था, संभल में हमला हुआ, हिंदू कहाँ पिटा? नहीं, हिंदू आप हमला, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या दुर्व्यवहार हो रहा है? उन्हें पुलिस द्वारा भगाया जा रहा है। आज देखिए मंदिर निकल रहे हैं जिस पर कब्जा करा हुआ है इन लोगों ने। आज बावड़ियां निकल रही हैं। आज वहाँ हिंदू ही बहुत बड़ी संख्या में थे और अत्याचार के कारण इन लोगों की सरकारों के टाइम पे जो अत्याचार हुए उसमें हिंदू वहाँ से पलायन कर गया। तो वहाँ आज हिंदू को उसका सम्मान मिल रहा है। ये उनको नहीं पच रहा कि हिंदू को सम्मान न मिले। हिंदू को दोयम दर्जे का, भारत में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू है और उसके बाद ये चाहते हैं वो दोयम दर्जे में रहे। तो ये तो अब नहीं चलने वाला। मोदी और योगी की सरकार में मान, स्वाभिमान, सम्मान तो सुरक्षित रहेगा। ठीक है भाई साहब। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऐसा कौन सा आंदोलन रहा जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ा और उसमें आप सफल हुए? देखिए, कई आंदोलन हुए। हम लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ में आंदोलन था, अभी मुकदमा चल रहा है, जेल गए। राम मंदिर आंदोलन था, उसमें गए। इमरजेंसी में बहुत छोटे थे, पिता जेल में थे, तो थोड़ी जानकारियां थी काफ़ी कुछ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरे युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने के बाद जो लॉटरी चलती थी, जो 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक विभिन्न स्टेटों की बोली जाती थी, तो हमसे कई लोग उस समय मिले जिनके परिवार में किसी ने सुसाइड कर लिया था। आदमी नौकरी पे ना जाके और सीधा लॉटरी के काउंटर पर पहुंच जाता था, घर में खाने को नहीं था। कुछ महिलाओं को भी लत लगती जा रही थी। तो हमने यहाँ के जिलाधिकारी RK तिवारी जी थे और सुबेश कुमार सिंह यहाँ SSP थे। हमने उनसे आग्रह किया कि 24 घंटे में ये लॉटरी बंद हो जाए, 24 घंटे आपके और फिर हमारे। तो उसके बाद से फिर आगरा में इस तरह की लॉटरी नहीं चली। मुकदमे लगे, मुकदमा झेला, सब कुछ किया। लेकिन हम लोग समाज की सेवा, जो सत्ता है का जो है, ये साध्य समाज की सेवा के लिए। तो मुझको बाद में कई महिला मिली, इतनी खुश थे वो लोग, कहते थे कि हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। जब आदमी नौकरी पे नहीं जाएगा, घर से पैसा लाएगा और लॉटरी लगाता रहेगा, दिन भर शाम तक वहीं बैठा रहेगा। तो वो आंदोलन मुझे लगता है कि जीवन का बहुत सफल आंदोलन था। अश्लील फिल्म नहीं चलेंगी, ये तो हमारी, जहाँ मैं रहता हूँ सबसे पहले तो वहीं एक हॉल था,
अच्छा, आंदोलन के दौर में ऐसा भी कभी दौर आया जब आपके पिताजी और आप भी दोनों जेल में हो आंदोलन के चलते? नहीं, वो तो राम मंदिर वाला जो दौर था वो था। ठीक है। बाकी पिता जब तो बहुत छोटे थे इमरजेंसी में, और जब 48 में तो हम क्या, पिता ही बहुत छोटे थे जब वो जेल गए थे। ठीक है। तो ऐसा रहा, पिता ने जीवन भर अपना सर्वस्व संगठन को न्यौछावर किया। ठीक है। तो बस एक बार साथ में हुआ, अलग अलग रहे, हालांकि वो एटा में थे तो, पर मतलब उस समय जुनून था एकदम। और यही मुझे लगता है कि ये जो सपने, आप जैसे युवाओं में उस दौरान इतना जुनून नेतागिरी का था या फिर वैसे ही था? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का जो रवैया था वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट था। कांग्रेस का रवैया सख्त था, जानते थे कि जेल जा सकते हैं। इमरजेंसी में तो लोगों के, मैंने बताया कि नाखून तक उखाड़ दिए गए थे, तमाम तरह की ऐसी घटनाएं की गई। अच्छा, मैंने आज यही जो आप बात कर रहे हैं वही मैंने रीड आउट किया, तो उसमें ये भी नजर आया कि जो भी न्यूज़पेपर के संस्थान थे, ऑफिसें थी जहां से अखबार प्रिंट होता था, उन सब की लाइट काट दी गई सबको इमरजेंसी के दौरान, सब कुछ बंद कर दिया। इमरजेंसी का मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगा दिया, अदालतों पे लगा दिया। और जिस दिन इमरजेंसी लगी 25-26 जून की रात में, तो सुबह संपादकीय खाली छोड़ा गया था। ठीक है। और उसी को आगे समाजवादी पार्टी ने किया। जब हल्ला बोल किया तो मीडिया के संस्थानों पर आक्रमण भी हुए, और अखबार बट नहीं सकते थे। अगर अखबार कहीं बटने गए तो रास्ते में लूट लिए जाते थे। तो वो जो एक तरह से, क्या ये कांग्रेस का पतन का दौर शुरू हो गया था उस दौरान? कांग्रेस का पतन का दौर तो सत्यता इमरजेंसी से शुरू हो गया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 77 में बनी, तो मिली जुली सरकार थी, अनेक जनता पार्टी की सरकार थी वो उस समय। तो उसमें तमाम दल मिलके सरकार बनाई थी, और मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री बने थे, अटल जी विदेश मंत्री थे। लेकिन वो आपसी विरोधाभासों के कारण भाजपा हम लोग जनसंघ से हमारे लोग गए थे, तो कहा गया कि दो सदस्यता हैं, एक संघ की सदस्यता है और एक जनता पार्टी की सदस्यता, ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो अटल जी ने कहा कि मेरे को, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ की कोई सदस्यता नहीं होती है, लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसमें मुझे गर्व है। और फिर वो सरकार गिर गई। अच्छा, आपके दौर में नशबंदी का भी दौर आया, संजय गांधी नशबंदी लाए, तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट जबरदस्ती नसबंदी करा देना लोगों की, बहुत अत्याचार, जो बहुत ज्यादा तो अत्याचार क्या हो ये सकते एक ही धर्म, हिंदू धर्म के साथ हो रहा था या फिर सारे धर्मों के नहीं, साथ? सभी के साथ हो रहा था। उन्होंने सभी पे अत्याचार किया, तो वो धीरे धीरे वो ही परिणति हुई कि उनकी सरकार चली गई। तो वो सत्यता है कि ये लोग राजा लोग हैं, नेहरू परिवार, जिन नेहरू के कपड़े धुलने विदेशों में जाया करते हों, तो ये तो राजा लोग हैं। और जब राहुल गांधी और ये लोग पैदा हुए, तो ये तो सोने की चम्मच कहते हैं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। और सोने की चम्मच लेके पैदा हुए तमाम कैबिनेट मंत्री तो इन्हें जैसे कोई सर्वेंट हो ऐसे गोदियों में खिलाते, तो राजा हैं। इनकी मानसिकता अभी भी कांग्रेस की वो है, इनको सत्ता इनके हाथ से चली गई है, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश पे इनका आधिपत्य है, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी इतना नीचे गिर गए हैं राजनीति की, शायद मोहल्ले स्तर का व्यक्ति कोई ऐसी बातें नहीं करेगा। इनके क्या है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, और फिर अदालत में जाके माफी मांग लो। कितनी बार राहुल गांधी ने माफी मांगी है? तमाम सारी तो बचकानी हरकतें जो बोलते हैं ना, कुछ लोगों का शरीर का विकास हो जाता है लेकिन बौद्धिक विकास नहीं होता, तो राहुल गांधी उसी श्रेणी में आती है। ठीक है भाई साहब, मैं अभी जो वर्तमान का पॉलिटिक्स का कैरियर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे सवाल राइज हो रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है, लेकिन महाकुंभ में जो मौतों का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोग कह रहे हैं, जो जा रहा है वो बोल रहा है, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। ठीक है। जो मुख्यमंत्री शायद अपने पिता के निधन पे इतना नहीं रोया होगा, वो आंसुओं से रोए। अब घटना हुई है, उसकी जांच हो रही है, तमाम तरह की बातें उसमें निकल के आ रही हैं कि किनका षड्यंत्र था। कुछ लोग तो कुंभ शुरू होने से पहले ही टीका टिप्पणी करने लगे थे, विरोध करने लगे थे कुंभ का। और अब जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें कि कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उनके मोबाइलों की जो लिसनिंग थी, जो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है, उन्होंने अपने तरफ से मोबाइल बंद कर रखे हैं, तो एक षड्यंत्र भी इसमें हो सकता है। कई श्रद्धालुओं ने भी कहा कि कुछ लोग आए और ऐसे गिर गए हम लोग के ऊपर आके। तो उसमें क्या था कि जो संगम नोज है उस पर सब लोग चाहते हैं कि हम वहाँ स्नान करें। अगर व्यक्ति जहाँ थे वहीं स्नान करते घाटों पे तो शायद स्थिति ना होती।
अब सब चाहते थे कि बिल्कुल सुबह एकदम 4 बजे करें, तो उससे हुआ और इन लोगों ने उसका लाभ उठाया, ऐसे कुछ लोगों ने। अब जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब आज अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं क्या 2013 में जब हुआ था तब नहीं घटना हुई थी। लेकिन राजनीति करनी है इनको, और जो लोग खत्म हुए हैं उनके आंकड़े सरकार ने दिए हैं, ठीक है। तो वो सब केवल बोल देना। तो भाजपा इसे सफल मान रही है या असफल मान रही है? नहीं, प्रयागराज को? कुंभ तो बहुत सफल है। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, देश विदेश के लोग, आज देश के नहीं आज विदेश तक के लोग स्नान, आज भी भूटान के नरेश आए हैं, वहाँ उन्होंने स्नान किया है। तो सारे लोग कह रहे हैं, अखाड़े कह रहे हैं, तेरे जो अखाड़े हैं सारे अखाड़े कह रहे हैं कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ नहीं हुआ। लेकिन होता है ना कुछ कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। आज ही संसद में जया बच्चन ने बोला है कि हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन उनको गंगा में बहा दिया गया, ऐसा आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। अगर हजारों लोग खत्म हुए थे तो उनके परिवार तो कहते कि हमारे लोग नहीं मिल रहे हैं। 30 लोग की संख्या दी है, ठीक है। कुछ लोग हॉस्पिटल में, हो सकता है इधर 2-4 ऐसा हो सकता हो। लेकिन ये इस तरह की बातें करना और तुरंत ही कुछ देर में ही उसको संभाल लेना। एक छोटे से क्षेत्र में हुआ था, अगर कहीं बड़े क्षेत्र में ये सब कुछ हो जाता तो भयावह स्थिति बहुत हो सकती थी। लेकिन केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, और मुख्यमंत्री हर 2 दिन बाद जाके वहाँ की जायजा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल तो जरूर बनता है, क्योंकि जब मेरे घर पर कोई दावत होती है तो मैं व्यक्तियों को लिमिट में बुलाता हूं, तो भाजपा ने ऐसा क्यों किया कि अनलिमिटेड लोग वहां पहुंचे और ये इतना भगदड़ वहां पे? भाजपा नहीं, ये तो भाजपा ने कुछ नहीं किया। इतना प्रचार, इतने जब लेवल का आपके घर प्रचार पे हुआ है। अचानक लोग ज्यादा आ जाते हैं तो अव्यवस्था तो हो ही जाती है। ठीक है। लेकिन ये तो कुंभ के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा है। अब लोग आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा के प्रचार के चलते हुआ ये सब। ना प्रचार नहीं, ये तो धर्म के प्रति जो आस्था है लोगों की उसके प्रति हुआ है। तमाम लोग जा रहे हैं। अभी इस घटना के बाद भी करोड़ों लोग स्नान किए हैं, तो अगर उनको कुछ ऐसा होता तो वो नहीं जाते। लेकिन ये धर्म के प्रति आस्था है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम धर्म के प्रति सुनेंगे नहीं, और धर्म को मरने नहीं देंगे। धर्म ही सबसे बड़ा है, उसी को आगे लेके चलेंगे, तभी पूरे देश का अच्छा, हम नेताओं की बात मानते हैं, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब महात्माओं ने भी सवाल कुछ इस पर जागे हैं। जैसे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने कहा है कि ये देश का सबसे, यानी राज्य का सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता। इनके बारे में कहा जाता है कि ये फर्जी वसीयत बना के बन गए हैं। ठीक है। और ये तो शुरू से एंटी बीजेपी है ना, NHCI में काम कर चुके हैं। तो ये तो शुरू से एंटी बीजेपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के विरोध में शुरू से बोल रहे हैं। ठीक है। घटना तो अभी हुई, ये तो पहले से बोल रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, 13 अखाड़े जो हैं, 13 अखाड़ों ने उनकी निंदा की है, और 13 के 13 अखाड़े मुख्यमंत्री जी के साथ में खड़े हुए हैं। उनकी व्यवस्थाओं से वो खुश हैं। लेकिन अब ये ऐसे लोग तथाकथित कुछ होते हैं, अब लिखते हैं शंकराचार्य, लेकिन लोग ही वही साधु संती तो कह रहे हैं कि इन्होंने फर्जी वसीयत बनाई हुई है। तो अब उसका जांच हो जाएगी, पता पड़ जाएगा कि। अच्छा, योगी जी के वहाँ महाकुंभ में कई सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन उनमें किसी में भी अवमुक्तेश्वरानंद जी की आवाज वो आएंगे ही नहीं ना, उनको तो विरोध करना है। कुछ लोग तो भगवा कपड़ा पहन के, और मैं तो कहता हूँ जो संत जो कुटियों में रहते हैं उनसे भी ज्यादा कठिन जीवन योगी जी जीते हैं। कोई आरोप नहीं लगा सकता योगी जी पे एक पैसे का कि उसका ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री, ऐसा चरित्रवान मुख्यमंत्री शायद ही कोई मिलेगा। संत जो सच्चा संत होता है वो योगी जी हैं। और ऐसे लोग आरोप लगाएंगे, ऐसे कुछ लोग तथाकथित होते हैं, लगाते हैं, लगाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि देश की जनता योगी के प्रति अपना रुझान है और योगी को मानती है, योगी की जो कर्तव्य परायणता है उसको जानती है। अच्छा, जो व्यक्ति वहाँ पे डेड हुए, मरे हैं, उनका उपचार भी चल रहा है, कुछ एक घायल हुए उनका उपचार चल रहा है, सीएम योगी खुद मिलने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आगे की रणनीति क्या है? आज भी कार्यक्रम वैसे तो खत्म होने को है। हमारी सरकार ने 25-25 लाख रुपया जो मृतक हुए उनको दिया। ठीक है। और जो घायल है उनका इलाज हो रहा है। ठीक है। हालांकि मैं नहीं मानता कि पैसे से किसी की जान की कीमत होती है, लेकिन सरकार जो कर सकती है बेस्ट, इलाज की दृष्टि से और सब तरीके से कर रही है। ठीक है। अब ईश्वर की है, ऐसे तो जैसे अब डॉक्टर है, डॉक्टर तो फिर कभी मरे ही नहीं,
भाई ईश्वर की मति है। जी अब वहाँ उनका कहते हैं ना कि व्यक्ति का अंतिम समय कहाँ होगा, मृत्यु का समय, कारण जी और तिथि सब निर्धारित होती है। ठीक है। तो निर्धारित है, गए हैं, दुख है, बहुत कष्ट है जी कि ऐसे मतलब मैं तो कहता हूँ वो संत आत्मा थी ठीक है। कि ऐसे लोग वहाँ चले गए। और दुख है हमको, क्या हमारी पूरी पार्टी को दुख है, देश को दुख है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन विधि के आगे जो किसी की जो चली बातें नहीं। आप कह रहे हो वही बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि जो गंगा के किनारे व्यक्तियों की जो मौत हुई है उसकी सारी दुख है सबको, लेकिन उनको जरूर स्वर्ग मिलेगा, अच्छा वो चलेगा। इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं वो कि तो देखिए बताओ जिसको कितने। सवाल करने, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि काशी में अंतिम अपना, अगर काशी में देह त्यागेंगे तो फिर स्वर्ग मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं काशी में। तो कुछ संत लोगों की ऐसी वाणी होगी जो उसमें ऐसा उनको ज्ञान होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कष्टकारी है, जो लोग भी गए हैं बहुत दुख है, लेकिन सरकार जो कर सकती है, माननीय योगी जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा जब समय वो मीडिया से बात कर रहे थे तो आंखों में आंसू थे, भावुक हो गए थे हाँ, रोहित। भावुक थे। तो कुछ तो ऐसा होता है जो कैमरे के सामने दिखता है और कैमरे के पीछे और ज्यादा। अच्छा, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद विवादित हमेशा रहे हैं। 2015 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, एक मंदिर का प्रदर्शन चल रहा था, उसमें लाठियां उन पर बाजी गई। ऐसा ना, वो तो देखिए कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है विरोध की। जी आप देखें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर प्रवृत्ति ही विरोध की होती है, तो उनके अंदर प्रवृत्ति विरोध की है कि बस है ना विरोध करना है किसी ना किसी का। अब कैसे इतने अखाड़े के लोग गए हैं, इतने शंकराचार्य हैं, कैसे फेमस होंगे, फेमस तो हो रहे हैं ना, लोग जान रहे हैं कि ये भी कोई हैं साहब। जी लेकिन कुल मिला के योगी का जीवन, मैं योगी जी को काफ़ी निकट से जानता हूँ। योगी जी पूर्ण जो संत होता है वो संत हैं, जी मानवीय संवेदना उनके अंदर है। और मेरा प्रदेश कैसे अच्छा रहे, कुंभ में कैसे अच्छी व्यवस्था बने, उसका पूरी उनकी निगाह है। अब घटना हुई है उसके लिए योगी जी ने भी दुख प्रकट किया, हम लोग सब दुख प्रकट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, तो सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये प्रयागराज का जो कुंभ है वो अलौकिक बन चुका है पूरे विश्व में। एक तरफ यहाँ आ रहे हैं सारे विश्व के लोग, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या गंगा जी में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। आपको लगता है कि इतना बड़ा बयान दिया, ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू विरोधी है या फिर हिंदुओं के? देखिए आज अभी मोदी जी ने एक बात अभी संसद में बोलते हुए कही, जी जब बुखार तेज हो जाता है ना तो आदमी अनर्गल बोलने लगता है, जी और यह हताशा और निराशा में होता है। ठीक है। तो ये हताशा और निराशा वाले लोग हैं, और ये तो हिंदू धर्म के सत्यता में विरोधी है। इनके प्रियंक खरगे, इनके बेटे ने क्या शब्द नहीं प्रयोग करे हिंदू धर्म के बारे में, तो ये तो विरोधी लोग हैं हिंदू धर्म के, इनको हिंदू में कोई आस्था नहीं है। ये वही लोग हैं जो हताश और निराश हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी विरोध के कारण ये धर्म का और देश का विरोध कर रहे हैं, और यही इनकी जो अंतिम कील ठुकेगी ना इनके ताबूत में, जो कांग्रेस के में, यही ऐसे ही नेता तो ठुकवा रहे हैं। यानी ऐसे भाषण दे दे के लोगों को एक तरह का ये तो तय करके आए माइंड सेट कर रहे हैं। ये तय करके आए कांग्रेस को समाप्त करना है। मैं पता नहीं क्या ये तय करे आए कि मैं अध्यक्ष हूँगा कांग्रेस का, ये तय करके आए हैं। इनके यहाँ खुद एंटोनी की एक कमेटी बनी थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं के विरोध में दिखती है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए आपको क्या बोलना था, उसमें कोई जरूरी थी, मत बोलते, शांत रहते, लेकिन कुछ ना बोलना है, टीवी पे कैसे आएंगे, कैसे चलेंगे, ये केवल एक कारण है। और खड़गे जी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये सब कांग्रेस को, मेरा मानना है कांग्रेस का नाश कर रहे हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, वो उसको तो बैन करना चाहिए, जैसे उन्होंने वो कर्नाटक तो में कहते हैं बैन कर मंदिरों दिया। पर लड़के छेड़खानी करते हैं, आरएसएस को आतंकवादी बताते हैं, ये लोग तो भगवा आतंकवाद बताया करते थे भगवादारियों को। तो ये कहाँ से चलते हैं सोरोस जैसे लोग, ये विदेशों से, वो कहता है $1 बिलियन मैं खर्च करूंगा मोदी जी को गिराने पे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जाके बात करते हैं कि मोदी को गिराने में हमारी सहयोग करो, ये वो लोग हैं। ये जब चाइना से गलवान और वो हो रहा था उस समय ये लोग चाइनीज राजदूत के साथ में गलभैया कर रहे थे राहुल गांधी। तो ये तो वो लोग हैं जो देश के विरोधी लोग हैं, विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं, विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो इनका एजेंडा वही है कि मोदी का विरोध करो और देश का भी विरोध करो,
जो सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते विरोध हो। करते करते ये देश का भी विरोध देश करने का लगते विरोध हैं। कर ही रहे हैं। ऐसा क्यों आप है? देख लो, ये पता नहीं अभी सोरोस जैसे लोग जहाँ से फंडिंग इनकी हो रही है, क्या हो रहा है, ये वहाँ से फंडिंग करते हैं और उसके बाद किस देश के इशारे पे ये नाच रहे हैं। ये भी मेरा तो मानना है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी की और कांग्रेस की जांच होनी चाहिए, नेताओं की, कि ये किन के इशारे पर भारत के विरोध की बातें करते हैं, देश में करते हैं और विदेश में करते हैं। भाई साहब, जब बात महाकुंभ की है तो एक सांसद है, नगीना सांसद से चंद्रशेखर आजाद, जो चंद्रशेखर अपने आप में है, वो कहते हैं कि क्या गंगा में नहाने से, यानी जो लोग पाप करते हैं वो गंगा में नहाते हैं और कोई जरूरत नहीं है वहां जाना। दरअसल एक वर्ग ऐसा हो गया है जो धर्म के विरोध वाला है और उन लोगों का, ये भी उसी श्रेणी में आने वाले सज्जन हैं और ये लोग ऐसे लोगों को खुश करने के लिए धर्म की विरोध की बात करते हैं, ऐसी बातें बोलेंगे। अब वो किस्मत से वो सांसद हो गए तो अब उनके कुछ अधिकार बढ़ गए, तो वो तो आप देखो ना, सामान्य जन से बात करते कैसे हैं कि तुझ पे हर जनक लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। और अब ये बोलेंगे तभी तो छपेंगे, वो कहेंगे गंगा जी में स्नान करना चाहिए तो कर ही रहिए, तो कौन इन्हें पूछेगा। तो बस हिंदू धर्म का विरोध करो, और मोदी और योगी के रहते हुए हिंदू धर्म का विरोध करने वाले ज्यादा दिन पनप नहीं पाएंगे, ये आप लिख लेना। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ऐसी वर्ग के साथ वो कर रही दुर्व्यवहार, मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ही कभी संघ में जाके देखें, समरसता देखनी है तो वहाँ देखें हमारे सेवा बस्तियों में कितने केंद्र चलते हैं संघ के, और भारतीय जनता पार्टी में केवल पदों से ही देखें तो बहुत बड़ी संख्या में दलित हैं। आज गांव में अगर प्रधानमंत्री आवास आता है तो सबसे पहले दलित को मिलता है ना, जब सबसे पहले सिलेंडर मिले तो दलित और मुस्लिम को ही तो मिले भाई, सवर्ण को तो बाद में आया नंबर, पहले तो उन्हीं को मिले। अम्बेडकर जी का जितना सम्मान भाजपा ने किया, उनके जो 5 स्थल थे उनको तीर्थ स्थल में, जहाँ उन्होंने शिक्षा करी, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने अंतिम अपना समय करा, यहाँ तक कि इंग्लैंड तक में उस संपत्ति को खरीद के, और जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से सरकार भी पीछे तब भारत रत्न दिया। और दलित का जब मोदी जी वाल्मीकि समाज के मजदूरों के पैरों को धोते हैं, ठीक है, तो उन्हें दिखता नहीं है कि भाजपा दलितों की विरोधी है या भाजपा दलितों की हितैषी है। भाजपा सच्चे अर्थों में दलित हितैषी है। और ये लोग जो बोलते हैं, ये तो मायावती सबसे बड़ा चेहरा दलितों में थी, उनकी हत्या करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो मायावती ने खुद कहा कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। गेस्ट हाउस कांड की बात, गेस्ट हाउस कांड में तो दलित की अगर सच्ची में सबसे बड़ी हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़े विरोधी हैं तो कांग्रेस की बारे में सवाल मैंने तो बताया। चंद्रशेखर का इसी पे है ना, अगर आप दलितों के फेवर में हो तो वो कहते हैं कि आप अंबेडकर जी का जन्मदिन आता है तो नहीं मनाते हो, आप ज्योतिबा फुले का जन्मदिन आता है नहीं, कोई क्यों भी नहीं मनाता है, नहीं मनाते, मनाते हो। ज्योतिबा फूले के मनाते हैं। वो कहते हाँ, हैं वो कि तो कहता कुंभ में आप 7,000 करोड़ खर्च कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप इन लोगों के जन्मदिन में खर्च करते हो। जन्मदिन मनाते हैं। और अभी लगातार अंबेडकर जी पे लगातार हमारी गोष्ठियाँ और दलित बस्तियों हमारे प्रवास, लगातार बड़े बड़े जो दलित चिंतक हैं उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। हम सत्यता बताना चाहते हैं जनता को कि ये लोग भ्रमित करते हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, हम बताना चाहते हैं कि भाजपा ही दलित हितैषी है। किस चंद्रशेखर ने क्या किया दलित समाज के लिए, या किसने क्या किया? केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया है। और आप देख लीजिए, चाहे संगठन से लेके सरकार हो, चाहे उनके, आप जाके देखिए ना, मैं एक दलित महिला का एक मकान बना था, उसने जब वो प्रधानमंत्री जी आवास हुआ तो उन्होंने बात भी करी थी नगला बूढ़ी पे, और उसकी आंखों में जो चमक थी कि देखिए हमको आवाज़ दिया और मोदी जी के प्रति आस्था। तो ये तथाकथित नेता बोलते हैं, अब आम जन नहीं बोलता है, लेकिन ये तथाकथित, क्योंकि ये अगर कहेंगे कि भाजपा दलित हितैषी है तो इन्हें कौन पूछेगा, इसलिए केवल हमको पूछ होती रहे, इसलिए भाजपा को दलित। मुझे एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने दलित पर अत्याचार किया, और सिंगल कोई उदाहरण हम अगर बता दें। ठीक है, अच्छा, जब बात इस तरह की आ रही है तो अखिलेश ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यवस्था बनाने में फेल हो गई है कुंभ की, और तमाम सारी मौतें हुई हैं उनको छुपाया जा रहा है। ऐसा भी आपको लगता है कि अखिलेश जी की कुछ बातों में दम है या फिर कुछ है? 2013 के कुंभ को याद कर लें, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितनी बड़ी संख्या में हुई थी। उनके पिताश्री का भी शासनकाल याद कर लें, जब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और सरयू की धरती को लाल किया था। सरकार उन पे नहीं चली, तमाम घोटाले, तमाम
करे उन लोगों ने। तो अब आरोप लगाएंगे, विपक्ष का तो काम है विरोध करना, लेकिन विरोध करिए पर कम से कम जो हमारे देश के लिए एक अलग तरह का एक वातावरण बनाया है पूरे विश्व में इस कुंभ ने, उसमें तो मत करिए। कम से कम धर्म का विरोध तो मत करिए। तो अब उन पर कोई तथ्य नहीं है, ये वही कह रहे हैं अभी उनसे तथ्य मांगे जाएंगे। तो आप मानते हो कि जो विरोध करते करते देश का भी विरोध कर हाँ कर रहे हैं, दाब के कर रहे हैं ये लोग सारे दल, ये चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये देश के विरोधी हैं, ये दलित समाज के विरोधी हैं, ये पिछड़ों के विरोधी हैं, ये सवर्णों के विरोधी तो थे, ये सब के विरोधी हैं। ये केवल परिवारवादी पार्टियां हैं। आप कांग्रेस को देख लो ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाई राहुल गांधी ने वहां सीट छोड़ी तो कोई और नेता लड़ा देते ना। ठीक है। अखिलेश यादव को 5 यादव मिले तो 5 परिवार के मिले। और अखिलेश यादव की पार्टी के मोहम्मद आजम खान है जिसने भारत माता को डायन कहा और जिसने कहा अंबेडकर को भूमाफिया कहा, जिसने, क्या अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया क्या? तो ये तो दलित, इनके समय पे ही दलित समाज के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां तोड़ी गई समाजवादी शासन में। तो ये दलित समाज के कैसे हितैषी हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जागरूक है और जनता इनको समय आने पर जवाब देगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, अयोध्या में अभी चुनाव है, एक तरफ सीएम योगी का स्टेटस लगा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार मिल्कीपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ इन्होंने कह रहे कि काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, तो इन्होंने थोड़ा सा उस समय भ्रमित करा आरक्षण और संविधान पर, तो कुछ लोग भ्रमित हुए थे। अब वो समझ चुके हैं। उसी का उदाहरण ये 9 उपचुनाव जो हुए विधानसभा के, ये हैं। हमने समाजवादी पार्टी का खात्मा किया, तो ये सब कुछ है। और अब मिल्कीपुर की भी जनता, अयोध्या की भी जनता समझ चुकी है कि भाई उस समय हम लोग भ्रमित हो गए थे, लेकिन अब बार बार वो नहीं चलता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिल्कीपुर में जीतेंगे। अच्छा, 2 दिन पहले अभी सांसद अवधेश जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो रोते हुए कहते हैं कि बेटी के साथ अत्याचार हुआ है और अब उसका न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे आज रोना आ रहा है। क्या ऐसे नौटंकीबाज बहुत होते हैं। आपने पहले देखा होगा, एक इनका नेता खा के कांग्रेस का था, वो बापू की प्रतिमा से कि बापू तुम क्यों चले गए, उसे उनके जाने के और 50-70 साल बाद, 60 साल बाद याद आ रही है बापू क्यों चले गए। और उसी तरह से अवधेश प्रसाद, अभी इन्हीं के दल के नेता ने एक दलित बिटिया से बलात्कार किया, तब उनको याद नहीं आई थी। अब चूंकि उनका बेटा चुनाव लड़ा है, चुनाव हार रहा है, इसलिए ड्रामा करके दिखा रहे हैं। आप राम मंदिर के दर्शन करने गए क्या? आज आप कह रहे हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ है, सीता मैया कहाँ है? तुम तो विरोध कर रहे थे मंदिर का भाई, तुम तो मंदिर का विरोध कर रहे हो। तुम दर्शन करने अयोध्या में रह के नहीं गए। तुमको किसी ने राम नाम का एक पट्टा पहना दिया तो पट्टा पहना दिया, उसको तुमने उतार के फेंक दिया और कह दिया कि वो तो कोई पहना गया, मैं नहीं पहनता, उतार दिया। अब तुम वो ड्रामा करके देख रहे हो। और मैं कहता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो इनको अब समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो ड्रामा करके और रो के दिखा रहे थे। ठीक है, इस्तीफा दे दूंगा, दे दो ना इस्तीफा, किसने मना करा है? वो कहते धरने बैठ जाऊंगा, इस्तीफा हाँ इस्तीफा दे दो ना भाई। हम आपने कहा इस्तीफा दे दूंगा भाई, वहां तो रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तुम वहां के रहने वाले हो, तुमने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो दे दो इस्तीफा। कुछ नहीं, केवल नौटंकी, केवल ड्रामा उनका है। अच्छा, विपक्ष राम को इतना मानता है तो एक भी बार दर्शन करने का नहीं गया, अखिलेश जी नहीं गए और राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, ऐसा क्यों? इनको डर क्यों लगता है? ये तो केवल मुसलमान वोट ना खिसक जाए हमसे, केवल मुसलमान वोट ना खिसक जाए इसलिए। और ऐसा नहीं, कुछ मुसलमानों ने भी दर्शन करें प्रभु श्री राम के दर्शन, टोली की टोली मुसलमानों की भी गई है। लेकिन ये इनको लगता है कि मुसलमान खिसक जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, इस कारण से ये सब करते हैं। वो होते हैं ना गिद्ध होते हैं, वो केवल उसमें, तो वो इस तरह के गिद्ध हैं, उनको उन वोटों को नोचना है। और मुसलमान का भला क्या किया ये बता दें। आज मुसलमान 60-70 साल कांग्रेस की सरकार रही देश में, तुमको मुसलमान वोट देता था, तुमने मुसलमान के उत्थान के लिए क्या किया? आज मुसलमान इतना नीचे क्यों है बताएं? वो तो कहते हैं कि अभी जब हमने सत्ता में संभाली है उसके दौरान हमने बहुत सारी हेल्प की है। अब भाजपा उत्तर प्रदेश में आई तब से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अरे हम कह रहे हैं कि अभी 10 साल से उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार है। हमारा 5 साल के 10 भी नहीं हुए, 7 हुए, और मोदी जी अभी 10 साल हो चुके। उससे पहले मुसलमानों की स्थिति क्या थी? कितने मुसलमान शिक्षित थे? मोदी जी कहते हैं कि कुरान भी रखो और कंप्यूटर भी रखो ना। ठीक है, आज मदरसों में भी वो सुविधा दी जा रही है जो सामान्य विद्यालयों में होती है।
तो आपने क्यों नहीं किया? वो उन्होंने करते ना कि पुराने टाइम में राजा होते थे कि सब रोटी की भूख रखो तो कुछ मांगेगा ही नहीं, तो उनको वही भूख रखी थोड़ी सी, तो उनको ना शिक्षा प्राप्त करने दी, उनके लिए ना कुछ किया। तो अगर सच्चा हितैषी जब राजा होता है उसके लिए सब बराबर होते हैं, और आज मोदी जी राजा के रूप में है तो उनके लिए सब धर्म सब जातियां बराबर हैं। ठीक है भाई साहब, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली की तरफ लेके चलता हूँ। चुनाव दिल्ली में भी है, कैसे मान रहे हो आप? क्योंकि अभी आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हो, तमाम सारे विधायक आपके अंडर में। दिल्ली कैसे देख रही है भाजपा? नहीं, दिल्ली 2 बार वो जीते और जनता को बहुत भ्रमित किया, झूठी बातें करी, झूठी योजना लाने की बात करी, और झूठा भी ऐसा, मतलब मेरे लगता है कि अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा मक्कार व्यक्ति इस भारत की राजनीति में कोई नहीं आया, और झूठा कोई नहीं आया। झूठ बोल के पलट जाना, कांग्रेस से बच्चों की कसम खाई, कभी समझौता नहीं करेंगे, समझौता कर लिया। अभी लोकसभा के चुनाव में साथ लड़ रहे थे, अब दोनों को गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, आवास नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। गंगा को अगर 20 में कह रहे थे कि 15 में पहले कहा, फिर 20 में कहा कि अगर साफ नहीं कर पाऊं तो वोट मत देना। वो यमुना की उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ, हाँ सॉरी, 2025 में अगर मैं सफाई नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। सॉरी, मैं यमुना, गंगा बोला ना, यमुना को, यमुना जी को साफ नहीं करा जी। तुमने। सड़कों की हालत दिल्ली की क्या कर दी तुमने? एक भी नया विद्यालय नहीं बनाया, नॉट ए सिंगल, कोई नया विद्यालय। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे केवल धोखा है, दवा है नहीं, कुछ है नहीं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। केवल कुछ शौचालयों को भी रूम बता के दिखा देना, बना देना, कुछ कमरे हो सकता है बना दिए होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देती है, तो हम लोग कहां से विकास करा दें? केंद्र सरकार, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जो उनका बनता है वो मिलेगा। और केवल उन्हें लड़ना है। आप बताइए, भाषा देखिए उनकी, जहर मिला दिया हरियाणा में। ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, पानी में कौन जहर मिला देगा भैया? अमित शाह गुंडागर्दी कर रहे हैं, बताइए गृह मंत्री के लिए आपके मीडिया को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि अमित शाह गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लड़के गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां आके। अब बताइए, ये इस तरह की भाषा बोलना, वो चुनाव हार रहे हैं तो जब बौखलाहट होती है तो आदमी बोलता है, तो इस समय इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लोगों को बहुत दिन बिजली के बिल माफ और ये माफ तमाम खुल गए ना, लोगों के लाखों रुपए के बिल आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह को, इनको गृह मंत्री साहब को डर लग रहा हो कि भाजपा हार रही है, या फिर ऐसा दिल्ली में कोई अमित शाह गुंडागर्दी करेंगे? इतने बड़े नेता जो देश का गृह मंत्री हो, वो गुंडागर्दी कराएंगे? भाई गुंडागर्दी तो तुम करा रहे हो, गाड़ी तो तुम्हारी पकड़ी गई ना, नोट जिसमें पंजाब की गाड़ी थी, आम आदमी पार्टी का, उसमें पड़ा था, तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई। तो तुमने अपनी सरकार बनाई पंजाब में, महिलाओं को पैसा देने का वादा किया, कोई पूरा नहीं किया। यहाँ भी 1000 किया था, वो नहीं किया। 2100, जब 1000 नहीं दे पाए, 2100 कहाँ से दोगे? कोई उनका विजन नहीं है। लेकिन भाजपा ने भी तो अनाउंस कर दिया है कि जब भाजपा कहती है तो करती है, तो हम 2200 भाजपा करती है को देंगे। लाडली बहना मध्य प्रदेश में किया ना, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लगी नहीं करती, हम पहले से करते हैं, चुनाव होने से पहले। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में हमने पहले ही कर दिया था, चुनाव बाद में आए। ये तो कह रहे हैं कि हम आगे करेंगे, पिछला वाला किया नहीं, आगे क्या करोगे? तो ये कुछ करेंगे नहीं, केवल ऐसे ही। अब तो जनता भी ये कहने लगी, रोज नई घोषणा लेके आ जाते हैं, रोज नई घोषणा लेके आ जाते हैं। पर अब वो बौखलाया हुआ, डरा हुआ व्यक्ति है, तो इसलिए इस तरह की बातें करेगा। और तमाम सारे विधायक पार्टी छोड़, बदलाव निश्चित लग रहा है। हाँ, बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार सब चाहते हैं, और वहाँ का विकास जो अवरुद्ध कर रहा है ये, तो वो जिन चीज़ों की आवश्यकता उनको पूर्ण करेंगे नहीं। खामखा की आप अपने एडवर्टाइजमेंट पे सरकार के हजारों करोड़ खर्च कर देते हो। ठीक है, आप वो जनता के पैसा अपना शीश महल बना लेते हो, जनता वहीं झोपड़ी में रह रही है। पानी नहीं है, गंदा पानी है, पानी नहीं आ रहा, हफ्ते भर पानी नहीं आता, एक दिन टैंकर आएगा या 2 दिन टैंकर आएगा, पानी नहीं आता। बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा इलेक्शन में मेरी बात हुई, लेकिन प्रयागराज कुंभ की मुझे एक बात याद आ रही है कि सनातन बोर्ड को लेकर देवकी नंदन जी का एक संगठन का वहाँ बहुत सारे महात्मा लोग इकट्ठे हुए, और वो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बना हुआ है। नहीं, संतों की मांग है, और निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीर तरह से चिंतन करेगी और उस पर कुछ ना कोई कार्रवाई करेगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कब्जा बनाए हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह, वक्फ बोर्ड तो भूमाफिया है। अभी 450 से ज्यादा जमीन निकली है, वो तो माफिया है। योगी जी ने कहा ना कि अब जांच कराएंगे उनकी। माफिया ये कह देंगे, अभी कहेंगे ये मेरा वक्फ का है।
तो उन्होंने प्रयागराज में और 50 आप बीघा उसकी जमीन अपील बता नहीं दी। कर सकते, सबसे बड़ी बात ये है। उन्हीं के ट्रिब्यूनल में होगी, उन्हीं के सब होगी, ऊपर हो नहीं सकती उनकी अपील। तो वो बफ की भी अब कल ही जल्दी खुलने वाली है, जो कुंभ हो जाए। और अभी जब केंद्र में जो बिल आने वाला है, जेपीसी इसके लिए गठित हुई थी, जी आने दीजिए, फिर ये इनके जो भूमि माफियाओं के सबके चेहरे इन पे काले पोतेगी बहुत जल्दी। तो क्या लग रहा है कि इस महाकुंभ से क्या पीएम का चेहरा तैयार होने वाला है? क्या पीएम पर कोई मोहर लगने वाली है? ऐसा पीएम लोगों का में चेहरा अभी तो देखिए 29वां चुनाव है। अब मोदी जी हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो पीएम का चेहरे की तो कोई बात ही नहीं है। मोदी जी है ना देश के प्रधानमंत्री। अभी योगी जी पर कोई बातचीत नहीं नहीं नहीं, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, योगी जी उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। है। योगी जी को लोग चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री का भी मौका दिया जाए। नहीं, अब कुछ लोगों की इच्छा होती है और चाहते होंगे, लेकिन अभी मोदी जी है ना। वो कहते हैं कि अच्छा जिस जो काम पीएम मोदी ने गुजरात में किया, वही एंगल से सीएम योगी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है चल रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने उनको चुना है और मोदी जी हैं। यानी अभी तक मोदी जी सही स्तर। हाँ, मोदी जी अच्छा काम करते हैं पूरे मनोयोग से। वैसे 27 की क्या तैयारी लग रही है आपको? 27 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण है। भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है और साल के 365 दिन काम करता है। हमारी तैयारी पूरी है, हम लोग लगातार संगठन के काम में, और हम केवल संगठन का काम के साथ साथ हम समाज की सेवा भी करते हैं। उस काम में भी एक पार्टी लगी रहती है, लगातार कुछ ना कुछ अभियान हमारा रहता है, उसमें हम लोग काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। आज चुनाव की स्थिति है, अगर कल चुनाव हो जाए तो हम तो कल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। वेरी गुड। तो मैं आपको थोड़ा सा आपके क्षेत्र की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्योंकि आप जिस जगह से जुड़े हुए हो वहाँ से लोग कहते हैं कि आपने जब से आपकी सीट गई तब से आपने क्षेत्र में जाना छोड़ दिया है। लोगों को दुख होता है कि आप उनसे पहले मिलने जाया करते थे, अब मिलने नहीं जाते हो, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके बीच नहीं जा रहे हो आप। ऐसा क्षेत्र में जाना नहीं छोड़ा है, मेरा भूमिका बदली है संगठन ने। मुझे लखनऊ रहना पड़ता है, प्रदेश में प्रवास पर रहना पड़ता है, लेकिन मेरा बेटा लगातार क्षेत्र में रहता है, लगातार। और जब मैं आगरा होता हूँ तो मैं क्षेत्र में रहता हूँ। आज भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो मैं भी जाता हूँ और बेटा तो लगातार जाता है। लेकिन चूंकि मेरा प्रवास प्रदेश में रहता है सर, प्रदेश महामंत्री के नाते लखनऊ में भी मेरा रहना आवश्यक रहता है, कोई ना कोई अभियान या कोई कार्यक्रम रहते हैं, तो उस नाते मैं वहाँ रहता हूँ। अब अच्छा, दूसरे लोग इस क्षेत्र की एक मांग थी, आप भी जब सत्ता में थे तो लोगों का कहना था कि आलू के लिए कोई पोटैटो का वो बने, आलू प्रोसेसिंग केंद्र की बात थी, लेकिन एनजीटी उसमें हमेशा टांग अड़ाती है, तो एनजीटी के कारण उसमें दिक्कत आती है। मुझे तो मुख्यमंत्री जैसे देखते थे, मेरे हाथ में कागज आता, आलू प्रोसेसिंग आलू, और छूटते मुझसे आलू के कई पूछते थे। तो अब हुआ भी क्या कि थोड़ा 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 वर्ष 2 वर्ष तो कोरोना में ही चले गए, तो जो सेवा करने की इच्छा थी वो थोड़ी, जितना मैं कर सकता था उतना नहीं हो पाया। 2 साल जब पूरा निधियां कट जाएं आदमी की और तनख्वाह भत्ते कट जाएं, सरकार का भी पैसा अन्य मदों में, बीमारी में के लिए और ऑक्सीजन प्लांट तमाम तरह से लगने लग जाए, तो लेकिन काम तो बोलता ही है। लेकिन काम बोल रहा है। अभी तक के जितने भी आपको 21-22 के, अगर जब आप पत्रकार मित्र पता करेंगे, सब मेरे समय की काम है। अब कुछ नए भी आएंगे। सरकार ने इस बार कोई पैसे की कमी नहीं है, खजाना खोल दिया है सरकार ने, क्योंकि भगवान करे कभी ऐसी ना आपदा है, कभी भी ना है, जिसकी वजह से पूरा देश ही एकदम डगमगा गया था। तो लेकिन अब तो पैसे की कोई कमी नहीं, आप मांगिए, सरकार पैसा देने को तैयार है। तो योगी जी ने बुला के विधायकों से कहा कि आप सड़क के दीजिए आप, और हम सड़क करते दे रहे हैं सड़कों को। लेकिन उसके बाद भी काम अब जैसा है वो जनता जानती है। तो आपने देखा कि खबर एक्सपर्ट पर एक एक राय प्रदेश महामंत्री भाजपा राम प्रताप सिंह चौहान ने दी। जिस तरीके से 2027 के आने वाले चुनाव हों, या फिर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल जो इशू अभी चल रहे हैं, या फिर प्रयागराज पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी मौतों का जो आंकड़े पर जो बात हुई, वो बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी। ये पॉडकास्ट है और आप सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशीर्वाद बनाए रखें।